Assalamu alaikum students. Welcome to the ChemQuest. And today in this lecture we will discuss about error, and we will see the analytical concept of determinate and indeterminate errors. We will first see what is error. Error is the difference between expected true value and measured value. एरर एक डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेड ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान. फॉर एग्जांपल जो हमने टाइट्रेशन परफॉर्म की है उसमें हमारे पास एक्सपेक्टेड ट्रू वैल्यू 10 है, 10 ml ऑफ द वॉल्यूम यूज्ड फॉर द एसिड. अगर वो वैल्यू हमारे पास 9 या 11 आए तो डिफरेंस आएगा एक्सपेक्टेड ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू का 1. तो एरर इन दिस केस विल बी 1, तो उसको हम फिर एरर बोलेंगे. एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स. डिटर्मिनेट एरर्स, they are systematic. Determinate errors as the name indicate, ये determinable होती हैं, इनको हम determinate कर सकते हैं, यानी इनको फिगर आउट कर सकते हैं और फिर इनकी तस्हीह भी, इनकी करेक्शन भी मुमकिन होती है और ये सिस्टमेटिक होती हैं. So the two main classes of errors can affect the accuracy or precision of a measured quantity. Determinate errors are those that, as the name implies, are determinable and that presumably can be either avoided or corrected. तो determinable errors इनको हम determinate कर सकते हैं और इनको हम avoid भी कर सकते हैं और इनकी correction भी possible है. They may be constant, as in the case of an uncalibrated pipette that is used in all volume deliveries. अब ये कांस्टेंट भी हो सकती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक अनकैलिब्रेटेड पाइपट है, ठीक है, और जिसको हम तमाम वॉल्यूम डिलीवरीज में यूज़ करते हैं. अब अनकैलिब्रेटेड पाइपट कौन सा होगा, मैंने आपको क्लास में बताया था कि कैलिब्रेटेड कोई भी चीज़ कैसी होती है कि जिसके ऊपर वो नंबरिंग की होती है. जैसे पाइपट है, आम तौर पे हमने लैब में 10 ml का पाइपट यूज़ किया है तो वो कैलिब्रेटेड है, उसके ऊपर डिजिट्स दिए हुए हैं. तो आप उसको अगर अच्छे तरीके से उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं तो वो कैलिब्रेटेड है. अनकैलिब्रेटेड के ऊपर नंबरिंग नहीं होगी. तो अगर आप अनकैलिब्रेटेड पाइपट को वॉल्यूम डिलीवरीज में अंदाजन एस्टिमेटेड वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं तो इस एरर को ये डिटर्मिनेबल होगी क्योंकि हमें पता है कि हमने अनकैलिब्रेटेड पाइपट यूज़ किया है. और अगर कोई हमारे पास एरर आ रहा है तो हम उसको कैलिब्रेटेड पाइपट यूज़ करके दूर कर सकते हैं. और मे बी द वेरिएबल बट ऑफ सच अ नेचर दैट कैन बी अकाउंटेड फॉर एंड करेक्टेड, या कोई और वेरिएबल हो सकता है जो कि हमें पता हो उसकी नेचर का और हम उसको करेक्ट कर रहे हैं. सच एज अ ब्यूरेट हुज वॉल्यूम रीडिंग्स आर इन एरर बाय डिफरेंट अमाउंट्स एट डिफरेंट वॉल्यूम्स. यानी कोई ऐसा ब्यूरेट हम यूज़ कर रहे हों जिसकी रीडिंग्स में एरर आ रहा हो अगर हम डिफरेंट वॉल्यूम जो है डिफरेंट अमाउंट्स का हम यूज़ कर रहे हों. तो जो डिटर्मिनेट या सिस्टमेटिक एरर्स हैं, दीज आर नॉन रैंडम एंड अकर व्हेन समथिंग इज इंट्रिंसिकली रॉन्ग इन द मेजरमेंट. तो जो डिटर्मिनेट या सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं ये नॉन रैंडम होती हैं, ये रैंडमली नहीं होती हैं. अब रैंडम और नॉन रैंडम से मुराद हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल कि फॉर आप एक मेजरमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और खुदा न खास्ता अर्थ क्विक आ जाता है, सो दिस विल बी रैंडम एरर, ठीक है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है. तो जो डिटर्मिनेट या सिस्टमेटिक एरर्स होती हैं ये नॉन रैंडम होती हैं और ये उस वक्त होती है जब कुछ इंट्रिंसिकली रॉन्ग होता है इन द मेजरमेंट. इंट्रिंसिकली से मुराद यहाँ पर आप ये ले सकते हैं कि बाय नेचर ऑफ द मेजरमेंट, जिसको फिर वही बात आ जाती है कि जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो. यानी इंट्रिंसिकली से मुराद हम वो एरर लेंगे विच इज़ कंट्रोलेबल और विच इज़ डिटर्मिनेबल, ठीक है. तो उसको हम इंट्रिंसिकली के सेंस में यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है. और फिर इस एरर को हम डिटर्मिनेट भी कर लेंगे और इसको हम करेक्ट भी कर सकेंगे. तो डिटर्मिनेट या सिस्टमेटिक एरर्स जो हैं दीज आर इंट्रिंसिकली रॉन्ग इन द मेजरमेंट. Okay, the error can be proportional to sample size or may change
इन अ मोर कॉम्प्लेक्स मैनर, यानी जो डिटर्मिनेट एरर्स हैं वो सैम्पल साइज़ की वजह से भी हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर लेबॉर्ट्री में कोई मेजरमेंट परफॉर्म की है तो ज़ाहिर है वो हम छोटे अमाउंट में लेके स्मॉल साइज़ पे कर रहे होते हैं, और जब उसी को हमने स्केलिंग अप करना हो उस एक्सपेरिमेंट का, यानी उसको बड़े अमाउंट में बनाना हो, तो फिर हमें एक्चुअली उस एक्सपेरिमेंट का प्रोटोकॉल दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा। यानी अगर हम उसी प्रोपोर्शन से तमाम केमिकल्स की अमाउंट को बढ़ाते रहें तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास वही रिज़ल्ट आए जो हमने स्मॉल पोर्शन में केमिकल्स को यूज़ करके रिज़ल्ट लिया है। तो स्केलिंग अप में कुछ अमाउंट्स के डिफरेंस की वजह से हमारे पास एरर आ सकता है, लेकिन अगेन ये डिटर्मिनेबल होगा और इसको हम करेक्ट भी कर पाएंगे एक्सपेरिमेंट प्रोटोकॉल को दुरुस्त करके। More often than not, the variation is unidirectional, as in the case of solubility loss of a precipitate due to its solubility. इसको हम नेगेटिव एरर बोलते हैं। यानी असल में जो डिटर्मिनेट या सिस्टमेटिक एरर होती हैं ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं, राइट। यानी आमतौर पे एक ही वेरिएंट को कंट्रोल करने से इनको डिटरमिन किया जा सकता है या इनको कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ solubility लॉस ऑफ अ प्रेसिपिटेट ड्यू टू इट्स solubility, यानी अब क्या हो सकता है कि हम एक प्रेसिपिटेट बना रहे हों और किसी वजह से हम उसमें कोई ऐसा केमिकल डाल दें या इंट्रोड्यूस करवा दें, या फिर जो प्रेसिपिटेशन के लिए जो हम एजेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमने थोड़ी मिकदार में डालना हो और उसको ज़्यादा मिकदार में डाल दें, जिसकी वजह से क्या हो कि जो प्रेसिपिटेट बना है वो दोबारा से सॉलिबलाइज हो जाए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में ये आमतौर पे देखा गया है कि आप लोअर अमाउंट में कोई केमिकल डालते हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाता है, और वो केमिकल की ज़्यादा अमाउंट डालने से वो प्रेसिपिटेट दोबारा से सॉलिबलाइज हो जाता है। इस तरह के एरर को नेगेटिव एरर बोलते हैं। तो इसको ज़ाहिर है हम कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन हाउएवर बी रैंडम in size in sign, that is a positive or negative error, राइट। तो मतलब साइन अब जैसे इस केस में ये नेगेटिव एरर इसलिए है कि जो प्रेसिपिटेशन होनी थी, हमें प्रेसिपिटेट चाहिए था और वो सॉलिबलाइज हो गया, तो इसको नेगेटिव एरर बोलेंगे। अब पॉजिटिव एरर क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन मतलब हम कम मिकदार में एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन प्रेसिपिटेशन ज़्यादा मिकदार में हो गई, तो वो पॉजिटिव एरर हो जाएगा। तो तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव एरर हो सकता है। Such an example is the change in solution volume and concentration occurring with change in temperature. Yes, तो टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम इसी प्रेसिपिटेशन वाली एग्जांपल को लें तो कुछ केसेस में क्या होता है कि लो टेम्परेचर पे आपको प्रेसिपिटेशन नज़र आती है और हाई टेम्परेचर पे प्रेसिपिटेशन ख़त्म हो जाती है, और इट मे बी वाइस वर्सा। दिस कैन बी करेक्टेड फॉर बाय मेजरिंग द सॉल्यूशन टेम्परेचर। सच मेजरेबल डिटर्मिनेट एरर्स आर क्लास्ड एज सिस्टमेटिक एरर्स। तो टेम्परेचर को यानी कंट्रोल करके हम इस एरर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये मेजरेबल डिटर्मिनेट एरर्स हैं और इनको हम इसी वजह से सिस्टमेटिक एरर्स भी बोलते हैं। So some common determinate errors, these are instrumental error. The second one is operative error. So instrumental error, these include faulty equipment such as uncalibrated glassware. तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर आप एक अनकैलिब्रेटेड ग्लासवेयर, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछली स्लाइड पे, यानी अगर आपका ग्लासवेयर इज अनकैलिब्रेटेड है तो जाहिर है वो उसमें डेफिनेटली एरर आएगा, विच विल बी टर्म्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। द सेकेंड वन इज ऑपरेटिव एरर्स। दीज इंक्लूड पर्सनल एरर्स। अब इसमें यानी आपका इंस्ट्रूमेंट भी कैलिब्रेटेड है लेकिन वो पर्सन जो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर रहा है वो इनएक्सपीरियंस्ड है, और हर दफ़ा वो जो मेजरमेंट ले रहा है वो कम या ज़्यादा ले रहा है, तो दिस विल कम इन पर्सनल एरर एंड कैन बी रिड्यूस्ड बाय एक्सपीरियंस एंड केयर ऑफ एनालिस्ट इन द फिजिकल मैनिपुलेशंस इन्वॉल्व्ड। तो ज़ाहिर है अगर आप एक अच्छा एनालिस्ट यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट यूज़ करेंगे, तो ऑपरेटिव एरर को ख़त्म या मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ऑपरेटिव एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय हैविंग अ चेक लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस। और दूसरा क्या हो सकता है कि आप एक चेक लिस्ट बना सकते हैं
कि और उस चेक लिस्ट को टिक करने से कि हर दफ़ा हमने एक जैसा वॉल्यूम यूज़ किया, पाइपेट हमने वही यूज़ किया, या जो भी इंस्ट्रूमेंट मेथड टेम्परेचर वगैरह उस सारे की हम चेक लिस्ट बना लेंगे, तो इस तरह से जो ऑपरेटिव एरर है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ऑपरेशंस इन विच दीज एरर्स मे अकर इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ सॉल्यूशंस, एज आई हैव ऑलरेडी सेड। क्या आपने जो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं क्या उनका वॉल्यूम मिक्सिंग के दौरान, ट्रांसफ़र के दौरान एक जैसा यूज़ किया है? Effervescence and bumping during sample dissolution, incomplete drying of samples and so on। तो जो ये सारे ऑपरेटिव एरर्स के अंदर आएंगे कि आप देखें एफर्वेशंस क्या होता है कि जैसे यानी आपको समझाने के लिए, जब हम उर्दू में बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो शूं की आवाज़ आती है, उसको एफर्वेशंस बोलते हैं। तो उससे आपको पता है कि स्प्लैशेस फॉर एग्जांपल ड्रिंक के बाहर गिरते हैं। तो इसी तरह केमिकल ऑपरेशंस के दौरान अगर इस तरह की एफर्वेशंस की वजह से इट इज़ पॉसिबल फॉर द लॉस ऑफ सम ऑफ द केमिकल्स इन्वॉल्व्ड विच मे हैव एन इम्पैक्ट टू गेट एक्यूरेट मेजरमेंट। इसी तरह बम्पिंग का भी यही इम्पैक्ट हो सकता है ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, या फिर इनकम्प्लीट ड्राइंग ऑफ सैंपल एंड सो ऑन। यानी ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका केमिस्ट जो एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, और उसके जहन में कितनी ये बात है कि किस तरह से वो जो सारी बार जो सैंपल की रेपिटेशन है उसके लिए वो एक जैसी कंडीशंस यूज़ कर रहा है। These are difficult to corrected for. Other personal errors include mathematical errors in calculations and prejudice in estimating measurements। तो अब ये वाली डिफ़िकल्ट तो हैं बट इम्पॉसिबल नहीं है कि इनको करेक्ट किया जा सके। दूसरी जो पर्सनल एरर्स हैं वो मैथमेटिकल एरर्स हो सकती हैं कैलकुलेशन में, या फिर प्रेजुडिस आपकी हो सकती है इन एस्टिमेटिंग मेजरमेंट्स, यानी आप कौन सी मेजरमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस मेजरमेंट को आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे। सो दीज ऑल विल कम अंडर ऑपरेटिव एरर्स। द नंबर थर्ड इज डिटर्मिनेबल जो एरर्स हैं उसमें एरर ऑफ मेथड हैं। दीज आर द मोस्ट सीरियस एरर्स ऑफ एन एनालिसिस। एरर्स ऑफ मेथड, मोस्ट ऑफ द अबव एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड और करेक्टेड फॉर। अभी जो हमने दो ऊपर वाली स्टडी की हैं उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, करेक्ट किया जा सकता है। बट एरर्स दैट आर इनहेरेंट इन द मेथड कैन नॉट बी चेंज्ड अनलेस द कंडीशंस ऑफ द डिटर्मिनेशन आर ऑल्टर्ड। यानी अगर आपने एक ऐसा मेथड जो है उसको डिसाइड कर लिया है कि उसके अंदर इनहेरेंटली एरर्स हैं, तो ज़ाहिर है आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो रॉन्ग ही आएगी। और जब तक आप वो मेथड चेंज नहीं करेंगे तब तक आप एक्यूरेट वैल्यू हासिल नहीं कर सकते। सम सोर्सेज ऑफ methodological errors include co-precipitation of impurities, slight solubility of a precipitate, side reactions, incomplete reactions, and impurities in reagents. So these are the methods, errors of methods। ठीक है, इसमें को प्रेसिपिटेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ है, यानी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपस में इस तरह से प्रेसिपिटे यानी उनकी इकट्ठी प्रेसिपिटेशन हो जाए। इसके अलावा को प्रेसिपिटेशन का मतलब कि दो इम्प्योरिटीज़ जो प्रेसिपिटेट हो रही हैं बजाय इसके कि वन बाय वन करके वो प्रेसिपिटेट हों, वो एक ही दफ़ा उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाए। या फिर जो एक प्रेसिपिटेट बना है वो स्लाइटली सॉल्युबल हो, थोड़ा सॉल्युबलाइज भी हो, या फिर साइड रिएक्शंस, इनकम्प्लीट रिएक्शंस एंड इम्प्योरिटीज इन रिएजेंट्स। यानी जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी इनहेरेंट उसकी नेचर में है कि उसमें जो आप रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं उस मेथड के अंदर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, या जो रिएजेंट्स यूज़ किया उसकी वजह से इनकम्प्लीट रिएक्शन हुआ या कोई साइड रिएक्शन होंगे। So all these are errors of methods. Sometimes correction can be relatively simple. For example, by running a reagent blank। ठीक है, अब इसमें आप ब्लैंक रीजेंट को रन करके इस एरर को कई दफ़ा एरर ऑफ मेथड को रिमूव कर सकते हैं। अ ब्लैंक डिटर्मिनेशन इज एन एनालिसिस ऑन द एडिड रीजेंट ओनली। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे कि बजाय इसके
कि आप डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करें जो आपका सिर्फ ब्लैंक रीजेंट है, जिसमें अभी आपने सल्यूट फॉर एग्जांपल नहीं डाला, तो उसी को देख के उसी को लेके आप डिफरेंट मेजरमेंट्स ले सकते हैं और ये जज कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास एरर आ रहा है, वो जो हम रीजेंट यूज़ कर रहे हैं वो उसकी वजह से है, या ये दो डिफरेंट जो रीजेंट्स हैं उनको मिलाने के बाद हमारे पास ये एरर आ रहा है। It is standard practice to run such blanks and to subtract the result from those from the for the sample. अब देखें फॉर एग्जांपल हमने कोई मेजरमेंट लेनी है, जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने एब्जॉर्प्शन की मेजरमेंट लेनी है कि कोई सैंपल कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो अब पहले हम क्या करेंगे कि ब्लैंक सैंपल रन करेंगे, यानी सिर्फ सॉल्वेंट, और हम उसमें देख लेंगे कि वो सैंपल कितनी लाइट की एब्जॉर्प्शन कर रहा है, ठीक है। और फिर जब हम उसमें अपना सल्यूट ऐड करेंगे और सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन की हम एब्जॉर्प्शन चेक करेंगे, तो जो सॉल्यूशन की एब्जॉर्प्शन आई है उसमें से जो हमने ब्लैंक सैंपल रन किया था, यानी जो सिर्फ सॉल्वेंट रन किया था, तो जो सॉल्यूशन की एक्चुअल वैल्यू होगी उसमें हम सॉल्वेंट की वजह से जो एब्जॉर्प्शन है उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम एरर ऑफ मेथड को टू सम एक्सटेंट हम रिमूव कर सकते हैं। बट अ गुड ब्लैंक एनालिसिस अलोन कैन नॉट गारंटी करेक्ट मेजरमेंट्स। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ वो जो एरर ऑफ मेथड है वो सिर्फ ब्लैंक रीजेंट वाला मेथड यूज़ करके करेक्ट किया जा सके, ठीक है। अब इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हो सकते हैं, ठीक। इफ़ द मेथड फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्ड टू एन एनालाइट present in the sample other than the intended analyte, the method must be altered, ठीक है। फॉर एग्जांपल यानी अगर एक रीजेंट जो कि सैंपल के अंदर जो एनालाइट प्रेजेंट है, यानी जिसको हमने एनालाइज करना है, अगर एक मेथड सैंपल के अंदर एक ऐसे एनालाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है उस एनालाइट की बजाय, ठीक है, जिसका हम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो हमें अपने मेथड को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हम एक ऐसा मेथड यूज़ कर रहे हैं जिसमें फॉर एग्जांपल सैंपल के अंदर यानी जो हम फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, अब सॉल्वेंट के अंदर कोई ऐसी केमिकल स्पीशी है जिसको वो मेथड रिस्पॉन्ड कर रहा है बजाय उस ल्यूट के जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो हमें मेथड को फिर चेंज करना पड़ेगा। दस व्हेन errors become intolerable, another approach to the analysis must be made। यानी अब किसी तरह से अगर एरर ऑफ मेथड को आप रिमूव ना कर सकें तो आपको अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। समटाइम्स however we are forced to accept a given method in the absence of a better one। ओके, लेकिन कभी कभार मतलब ऐसा हमें करना पड़ता है कि हमें एक मेथड को एक्सेप्ट करना पड़ता है इन द एब्सेंस ऑफ अ बेटर वन, जो कि उससे अच्छा अवेलेबल होता है, लेकिन अगेन वो डिफरेंट कंडीशंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं। नाउ वी विल डिस्कस इनडिटर्मिनेट एरर्स विच इज़ द second class of errors. These are random. These are not only random, these are out of our control. Indeterminate error, as the name indicates, these are indeterminate nameable as well as these are uncontrollable। ना आप इनको डिटर्मिनेट कर सकते हैं और ना ही आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल फॉर ऐसे हो सकती है कि यू आर परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट एंड देन देयर इज like sudden some kind of natural process like earthquake, by means of which there is undesirable mixing of chemical which you cannot control, and as a result of this indeterminate error, there will be the occurrence of such kind of error in the result which are unexpected,
and as you know, these are uncontrollable because you are unaware of this mixing of chemicals. So this can be a simple example in order to understand the indeterminate error. And these are often called, as I said, accidental or random errors, which represent the experimental uncertainty that occurs in any measurement. और इसकी वजह से कोई भी एक्सपेरिमेंटल अनसर्टेनिटी हो सकती है जो कि मेजरमेंट के अंदर आ सकती है. These errors are revealed by small differences in successive measurements made by the same analyst under virtually identical conditions. अब ये जो इनडिटर्मिनेट एरर्स हैं, बेशक एक बहुत एक्सपीरियंस्ड एनालिस्ट और आइडेंटिकल कंडीशंस के अंडर वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, और उसकी वजह से भी जो स्मॉल डिफरेंसेस आते हैं वो भी इनडिटर्मिनेट एरर्स के अंडर आते हैं. यानी आपका एनालिस्ट जो है वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आप सारी वर्चुअली आइडेंटिकल कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेजरमेंट के अंदर स्मॉल डिफरेंस आ रहे हैं. सो दीज विल आल्सो बी स्टडीड अंडर इनडिटर्मिनेट एरर्स, क्योंकि अब ये जो स्मॉल डिफरेंसेस आ रहे हैं वो ऐसे डिफरेंसेस हैं जिसको ना तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ना ही उनको कंट्रोल कर सकते हैं, और उन्हीं डिफरेंसेस की वजह से आपकी मेजरमेंट में स्मॉल वेरिएशंस आ रही हैं. और इस वजह से यू कैन नॉट predict or estimate these errors. These accidental errors will follow a random distribution. अब ये जो accidental error हैं वो एक random distribution follow करेंगे. Therefore, mathematical laws of probability can be applied to arrive at some conclusion regarding the most probable result of a series of measurements. तो इस तरह की errors which are out of your control और विच कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, उन पर आप एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अप्लाई कर सकते हैं, और इस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन या रैंडम लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हुए आप एक जनरल और सम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं रिगार्डिंग द मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स. यानी अब आपके रिजल्ट में कुछ वेरिएशन आ रही है, लेकिन आप उस वेरिएशन को समझने से कासिर हैं, तो उस एक रिज़ल्ट पर पहुंचने के लिए फिर आप ये मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कर्व या डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो यूज़ कर सकते हैं. It is beyond the scope of this text to go into mathematical probability. अब देखें ये mathematical probability curve या ये statistical probability curve, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन हम इस कर्व को यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन या इन ऑर्डर टू अराइव एट अ रिजल्ट, at some result, as a consequence of these indeterminate errors. This curve, this is called as normal distribution, या फिर हम इसको Gaussian curve भी बोलते हैं, as shown in this figure. The symbol sigma represents the standard deviation of an infinite population of measurements. अब actually ये स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है इनफिनिट पॉपुलेशन के लिए. यानी आप इसमें केमिकली आप ये कह सकते हैं कि आप एक इनफिनिट नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लेते हैं और उन मेजरमेंट्स की बिना पर आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. इसमें जो ये जो सिंबल सिग्मा है, दिस इज़ स्टैटिस्टिकल सिंबल, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करती है एज अ रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन इनफिनिट पॉपुलेशन ऑफ मेजरमेंट. और ये जो सिग्मा है, दिस मेजर ऑफ प्रीसियन डिफाइंस द स्प्रेड ऑफ नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, अब इससे क्या होता है कि इससे हमें पता चलेगा कि प्रीसिजन कितनी है. ठीक है, नॉर्मल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रीसिजन ऑफ मेजरमेंट कितनी है. अच्छा, अब इस कर्व को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये मीन वैल्यू है. फॉर एग्जांपल ये मीन वैल्यू आपकी 10 है, मेजरमेंट के अंदर आई. ठीक है, जैसे हमने टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. तो एज अ रिजल्ट ऑफ इनडिटर्मिनेट एरर्स, जो गलती के चांसेस हैं
यानी ज़ीरो से लेकर, यानी मीन वैल्यू से प्लस साइड पे या मीन वैल्यू से माइनस साइड पे। तो अगर हम देखें प्लस सिग्मा जो एरर के, या माइनस सिग्मा से प्लस सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, यानी ये +1 कह लें आप इसको, या प्लस सिग्मा कह लें, ये माइनस सिग्मा कह लें, या -1 सिग्मा कह लें। तो +1 सिग्मा से -1 सिग्मा तक जो स्टैंडर्ड डेविएशन के चांसेस हैं वो हैं 68.3%। ठीक है, और अगर आप मतलब इस 68.3 को 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो वो फिर ये वाले प्लस सिग्मा के चांसेस होंगे हाफ, यानी 68.3 का, और 68.3 का जो हाफ है वो -1 सिग्मा के चांसेस होंगे, यानी मीन वैल्यू से डेविएट करने के इतने प्लस सिग्मा के और माइनस सिग्मा की तरफ जाने के चांसेस होंगे, और टोटल चांसेस जो हैं अनसर्टिनिटी के मीन वैल्यू से वो 68.3% है। अच्छा, अगर आप फिर 0 से +2 सिग्मा या 0 से -2 सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ जाएं तो ये टोटल जो स्टैंडर्ड डेविएशन 95.4% है, और इस 95.4% में से अगर आप ये प्लस सिग्मा वाले और माइनस सिग्मा वाले आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो यानी आप 95.4 में से 68.3% आप माइनस कर देंगे, और उसको फिर आप जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस वाली साइड पे प्लस सिग्मा से 2 सिग्मा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या जो एरर के चांसेस हैं वो 13.6% रह जाएंगे, और इसी तरह माइनस सिग्मा से 2 सिग्मा तक भी जो एरर के चांसेस हैं वो 13.6% रह जाएंगे। तो इससे हमें पता चला कि जो एरर के चांसेस हैं, यानी 0 से प्लस सिग्मा तक, यानी जो लो एरर के चांसेस हैं 68.3 का, जब आप हाफ करें फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा 34.12%। तो प्लस सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन या माइनस सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन वो ज़्यादा होगा, जबकि प्लस सिग्मा से 2 सिग्मा की तरफ जब आप जाते हैं तो डेविएशन के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, यानी 13.6% रह जाएंगे। लाइकवाइज माइनस सिग्मा से 2 सिग्मा तक जाते हुए भी ये 13.6% रह जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनडिटर्मिनेट एरर की वजह से जो स्टैंडर्ड डेविएशन या एग्जैक्ट या करेक्ट वैल्यू से जो डेविएशन के चांसेस हैं वो इनडिटर्मिनेट एरर्स की तरफ जाते जाते, हाई वैल्यूज़ की तरफ जाते जाते बहुत कम रह जाते हैं। इसी तरह ये +2 सिग्मा से +3 सिग्मा तक जो स्टैंडर्ड डेविएशन या जो एरर के चांसेस हैं या एक्चुअल वैल्यू से डेविएट करने के जो चांसेस होंगे मीन वैल्यू से वो सिर्फ 2.6% होंगे, और इसी तरह -2 सिग्मा से -3 सिग्मा तक जाते जाते भी ये चांसेस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, यानी 2.6% रह जाएंगे, विच इज़ मैंशनड हेयर। इट इज़ अपेरेंट दैट देयर शुड बी फ्यू वेरी लार्ज एरर्स। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेट एक्चुअली एरर्स की वजह से, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमें ये बताता है कि इनडिटर्मिनेट एरर की वजह से जो लार्ज एरर्स हैं दीज विल बी वेरी फ्यू, कि 100% में से सिर्फ 2.6% जो हैं ये वेरी फ्यू लार्ज एरर हो सकते हैं, और ये वेरी फ्यू लार्ज एरर्स जो हैं ये देखें, एंड देयर शुड बी एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर्स। तो ये इक्वल नंबर होगा इनका, यानी +2.6% या ये माइनस वाली साइड पे -2.6%। तो इस तरह से मतलब जो इनडिटर्मिनेट एरर्स को या ऐसे एरर जिनको हम डिटर्मिनेट नहीं कर सकते विच आर आउट ऑफ आवर कंट्रोल, हम इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हुए उनकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, और उसमें भी हम इस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि इनडिटर्मिनेट एरर्स की वजह से जो बहुत ज़्यादा लार्ज एरर्स आते हैं, दीज आर वेरी फ्यू, और वो जो बहुत ज़्यादा लार्ज एरर्स हैं, नॉट ओनली दीज आर वेरी फ्यू, देयर विल बी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव large errors. I hope that you have understood this lecture and you will be able to reproduce it in your exams. So, best of luck and Allah Hafiz until next lecture.